हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूस मेंटरशिप में। अ, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं, उत्तराखंड पीसीएस है या यूपी पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, इनका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इनके मुख्य परीक्षा में कार्यालयी पत्रों के विभिन्न जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनके प्रारूप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूर्व में हमने कुछ कार्यालयी पत्र जिसमें कि शासकीय पत्र, शासकीय पत्र हैं, अर्धशासकीय पत्र हैं, कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश, इस तरीके के हमने कई कार्यालयी पत्रों के प्रारूप पढ़े हैं। आज मैं आपके लिए एक अलग नया कार्यालयी पत्र का प्रारूप लेके आया हूँ जो कि अधिसूचना होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अधिसूचना क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हम अधिसूचना के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम अधिसूचना के बारे में स्टडी करें, हम थोड़ा सा एक बार उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें कि कार्यालयी पत्रों के जो प्रारूप है वो 20 अंकों का सिलेबस में हमें दे रखा है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अधिसूचना आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा परिपत्र है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप है, अनुस्मारक है और विज्ञप्ति है। तो इतने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स में देखिए क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। एक है कि अधिसूचना किसे कहते हैं। अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। तो ये हमारा एक, हमने भी आज हम अधिसूचना पढ़ रहे हैं तो ये हम जरूर पढ़ेंगे। कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है, इसके आवश्यक गुणों को दर्शाते हुए किसी एक विभाग से संबंधित कार्यालय आदेश का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इसकी शब्द सीमा है 250 वर्ड और अंक है 20 अंकों का एक क्वेश्चन आया है। देखिए अब देखिए हमने सिलेबस देखा और उसके बाद हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे। तो हम ब्रेक डाउन हमने किया कि इसमें क्या ही पूछता है। तो पहले पूछता है कि क्या होता है। जैसे हम आप अधिसूचना पढ़ रहे हैं तो हम ये पूछेगा कि अधिसूचना क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके गुण बताए, गुण क्या होते हैं। बेसिकली इसको लिखते वक्त हमें किस किस चीजों का ध्यान देना होता है, इसका क्या प्रयोग है, किस केस में इसका हम यूज करते हैं, कहाँ यूज किया जाता है। क्योंकि कई तरीके के प्रारूप हमारे कार्यालय के जो सरकारी कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो हमें देखना है कि अधिसूचना का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक हमें इसका प्रारूप अर्थात मसौदा, जिसे हम फॉर्मेट भी कहते हैं, तो इस ये बना के दिखाना है, जिसे हम हमेशा एक बॉक्स में बना के दिखाएंगे और इसे लिख कर दिखाना है। एक हमें नमूना, ये हो सकता है कि वो हमें केस स्टडी दे दे, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि एक अधिकारी छुट्टी से वापस आए हैं तो उन्हें दोबारा तैनाती दी जा रही है। तो वो हमारा केस था। अब हमारा कुछ और भी हो सकता है, या फिर वो हमें कोई केस स्टडी ना दे और एग्जाम में सिर्फ पूछे कि आप अपनी एक अधिसूचना लिख के दिखाएं। तो हमें क्या करना है कि आप उसके लिए भी तैयार रहना है। तो इसके बाद चलिए आइए देखिए अधिसूचना के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो ये हमें बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अधिसूचना एक ऐसा पत्राचार का रूप है जिसको भारत के राजपत्र कह लीजिए, या अगर उत्तराखंड का केस है तो उत्तराखंड का राजपत्र, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो गजेट होता है, जो राजपत्र होता है, उसमें प्रकाशित करने के लिए हम अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, एक स्पेशलाइज टाइप का हमारा क्या है, नमूना है, एक स्पेशलाइज टाइप का हमारा फॉर्मेट है, जिसको हम क्या करते हैं, केवल गजेट में पब्लिश होने के लिए इसका यूज किया जाता है। अधिसूचना का देखिए प्रयोग क्या होता है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी, इसलिए हम देखें बोलते हैं वो क्या है, गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट है। खासतौर से पीसीएस में आप जब सेलेक्ट होते हैं तो आप जिन पोस्ट पे आते हैं वो क्या होती है, गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। तो राजपत्रित अधिकारियों की जो नियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, प्रतिनियुक्ति आदि की जो सूचना है वो राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। तो जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, चाहे उनका अपॉइंटमेंट हो, उनका प्रमोशन हो, उनका ट्रांसफर्स हो, उनको डेप्यूटेशन हो, उनसे संबंधित सारी सूचनाएं कहाँ, राजपत्र में प्रकाशित होना जरूरी है। फिर सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में दी जाती है। जो हमारे स्टेट्यूटरी रूल्स होते हैं उनकी सूचना भी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। शक्तियों को सौंपे जाने की सूचना भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या पर्टिकुलर पोस्ट पे कुछ शक्तियां देती है, कुछ पावर्स देती है, तो वो भी देने की जो सूचना है वो कहाँ, राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। तो ये हमने बताया कि जो हमारा अधिसूचना का क्या है, प्रयोग है। क्या प्रयोग है, सिंपल सी बात है, राजपत्र में इन चीजों के प्रकाशन के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका प्रारूप पे आते हैं। अधिसूचना का प्रारूप अन्य मसौदों से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि ये राजपत्र में प्रकाशित होना होता है, इसलिए इसको डिफरेंस होता है। सबसे ऊपर भारत के राजपत्र के भाग खंड में प्रकाशन के लिए लिखा जाता है। अन्य उसमें जहां पे हम पत्रांक संख्या लिखते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, भारत के राजपत्र या फिर उत्तराखंड के राजपत्र के
क्या होता है, जो राजपत्र होता है, जो गजेट होता है, उसके क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं और भागों के अंदर क्या होते हैं, खंड होते हैं। तो इसलिए उन जिस भाग में और जिस खंड में प्रकाशित होना है वो सबसे ऊपर आता है। जैसे अगर हम भारत के राजपत्र की बात करें तो उसमें जैसे 4 खंड होते हैं, तो उसमें उसी खंड भाग में और उसी खंड में उसे लिखा जाएगा। तो ये लिखना सबसे ऊपर जरूरी है कि भारत के राजपत्र के भाग इतना और खंड इतने में प्रकाशन के लिए लिखा जाता है। इसके बाद फाइल संख्या लिखी जाती है, जो हमारी मतलब जैसे हम पहले पत्रांक संख्या लिखते थे, यहाँ पे फाइल संख्या। कुछ मंत्रालय कार्यालय हस्ताक्षर के ऊपर भी फाइल संख्या लिखते हैं। अभी आप आगे फॉर्मेट में देखेंगे, जहां पर नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं कहीं कहीं पे उसमें के ऊपर भी फाइल संख्या लिखी जाती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। आप एग्जाम में चाहें तो लिखें, या नहीं लिखते हैं तो भी उसमें कोई ऐसी कमी नहीं होगी। इसके पश्चात भारत सरकार मंत्रालय विभाग का नाम, कार्यालय का नाम एवं पता, स्थान व दिनांक लिखे जाते हैं। यह भी आप आगे फॉर्मेट में देखेंगे। फिर बीच में अधिसूचना लिखा जाता है। बोल्ड में क्या लिखा जाएगा, अधिसूचना लिखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार का संबोधन या अधोलेख नहीं होता। तो जैसे महोदय या भवदी टाइप या सधन्यवाद, इस टाइप के जो वर्ड हम लिखते थे वो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। जिन अधिसूचनाओं द्वारा सांविधिक नियमों या आदेशों की घोषणा की जाती है, उनके कलेवर के प्रारंभ में सामान्य सांविधिक आदेश संख्या या सांविधिक आदेश संख्या दिया जाता है। तो ये देखने की जरूरत है, जो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि जो स्टेटरी रूल्स होते हैं, जो सांविधिक आदेश नियम होते हैं, उनकी भी इसमें क्या की जाती है, घोषणा राजपत्र के माध्यम से की जाती है। तो उस केस में हमें सांविधिक आदेश संख्या या सांविधिक आदेश संख्या, ये नियम संख्या लिखना क्या है, ये लिखना जरूरी है। सामान्यतः सचिव या संयुक्त सचिव के अधिकारी द्वारा ही अधिसूचना जारी की जाती है, क्योंकि क्या है, गजट में पब्लिश होनी है, तो एक लेवल के नीचे से के अधिकारी इसे पब्लिश नहीं कर सकते। तो सचिव या संयुक्त सचिव जो होते हैं उस स्तर के अधिकारी क्या करते हैं, अधिसूचना को जारी करते हैं। अधिसूचना में हस्ताक्षर से पहले फाइल संख्या दी जाती है। तो ये भी आप मतलब ये इतना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन यदि आप देना चाहें तो आपका फॉर्मेट उससे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बाईं तरफ सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय का उल्लेख किया जाता है। तो लेफ्ट साइड में भी हम आगे देखेंगे, कंपलसरी होता है कि क्या लिखें, प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार प्रेस, या अगर उत्तराखंड का केस है तो उत्तराखंड सरकार प्रेस लिखा जाना, क्योंकि हम उनको इसे पब्लिश होने के लिए भेज रहे हैं, छपने के लिए भेज रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए क्या है, जरूरी है कि उनका इसमें लिखा जाए। अंत में जिन जिन को अधिसूचना की प्रतियां प्रस्थांकित की जाती हैं उनका उल्लेख होता है। यदि हम ये प्रतिलिपि किसी और को भी भेज रहे हैं तो अंत में उनका भी इसमें उल्लेख होता है। प्रस्थांकन इस प्रकार किया जाता है, जो प्रतिलिपि की जाएगी किस तरह की जाएगी, पहले संख्या, जो ऊपर हमने फाइल संख्या लिखी थी वो संख्या लिखी जाएगी, नई दिल्ली या फिर जहां से भेजना है, अगर देहरादून से भेजना है तो देहरादून लिखा जाएगा, फिर दिनांक लिखा जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को प्रेषित। यह इसका तरीका है। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, जो हमने ऊपर अभी प्रारूप पढ़ा उसको हम देखते हैं कैसे है। देखिए सबसे ऊपर क्या है इसमें, भारत के राजपत्र के भाग इतना खंड में प्रकाशनार्थ। तो अगर उत्तराखंड का केस है तो यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से, अगर ओपन एंडेड है तो आप भारत का राजपत्र लिख सकते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली उत्तराखंड के केस में पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर उत्तराखंड लिखना होगा। तो क्या देखिए, भारत के राजपत्र के भाग इतना खंड इतने में प्रकाशनार्थ ये ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे हमारी फाइल संख्या आ जाएगी, यहाँ पे संख्या लिखेंगे। यहाँ पर फिर जो विभाग या मंत्रालय कर रहा है, भारत सरकार कौन सा मंत्रालय है कौन सा विभाग है, ये सेंटर में बीचों बीच में आएगा। तो अभी तक का ये पूरा हमारा जो पार्ट है किसमें आएगा, सेंटर में आएगा। फिर देखिए दाईं तरफ में क्या करना है हमें, स्थान और दिनांक, ये हमें लिखना है, स्थान और दिनांक दाईं तरफ आएगा। कहाँ से मतलब जो इसको पब्लिश होने के लिए भेज रहा है उसका स्थान और दिनांक। फिर देखिए बीचों बीच में अधिसूचना, इसे हम बोल्ड में अंडरलाइन में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कलेवर बॉडी पार्ट आ जाएगा, ये पूरा हमें बॉक्स में बंद करके लिखना है पूरा फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर दाईं तरफ देखिए क्या, हस्ताक्षर क ख ग निदेशक, जिसने इसे भेजा है उसका नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर नाम और उसका पद नाम आ गया। फिर जो हम कहते हैं देखिए बाईं साइड में, सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें भारत सरकार प्रेस होगा तो दिल्ली हो जाएगा। तो ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इन्होंने ही क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। तो हम जिसको पब्लिश होने के लिए भेज रहे हैं उसका यहाँ पे लिखा जाना बहुत जरूरी है। अगर उत्तराखंड का यहाँ पर केस होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रबंधक उत्तराखंड सरकार मुद्रणालय रुड़की, रुड़की के अलावा कुछ नहीं लिखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में फरीदाबाद के अलावा फरीदाबाद या दिल्ली लिखना है, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में रुड़की ही लिखना है, क्योंकि हमारी स्टेट की जो प्रेस है वो वहीं पर बनी हुई है। फिर देखिए प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई। तो इसके ऊपर लेकिन यहाँ पर हमें अभी फाइल संख्या लिखा जाना था, जो उन्होंने लिखा है आप लिखिएगा एग्जाम में। यहाँ पर फाइल संख्या आएगा,
देहरादून या दिल्ली स्थान आएगा, फिर दिनांक आएगा, ये लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिलिपि करेंगे, और जिन जिनको प्रतिलिपि कर रहे हैं 1 2 3 4 5 उनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे। और अंत में यहाँ पर फिर देखिए क्या, हस्ताक्षर चौ छ जौ अवर सचिव भारत सरकार। आपने एक चीज गौर करी होगी, देखिए यहाँ पर ये निदेशक आ रहा है और यहाँ पर अवर सचिव आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, ये निदेशक कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम आ रहा है। लेकिन जो है प्रतिलिपि भेज रहे हैं और लोगों को, अन्य लोगों को भेज रहे हैं, और ये इनको भेज रहे हैं सेवा में, ये तो ऊपर वाले आ रहे हैं। जो प्रतिलिपि कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? ये अवर सचिव कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों जगह अलग अलग नाम आए हैं, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। जो अधिकारी अधिसूचना जारी करेगा वही प्रतिलिपि नहीं भेजेगा, उससे निम्न नीचे के स्तर का जो अधिकारी होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रतिलिपियां भेजता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अधिसूचना का प्रारूप तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। क्या क्या हमें सावधानियां ध्यान रखनी होती है? देखिए, इन मसौदों में कहीं भी काट छाट, लिखे पर लिखा, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गजट में पब्लिश हो रहा है और जैसा आप भेजेंगे वैसा का वैसा ही प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश करेगी, वो चीजों को मॉडिफाई नहीं करेगी। अगर कहीं पे काट छाट है, कहीं पर ओवर राइटिंग है, हस्ताक्षर कहीं टेढ़े मेढ़े है, तो वो वैसा का वैसा ही पब्लिश करेगी। इसलिए जब भी आप अधिसूचना हम भेजते हैं तो आवश्यक क्या है कि उसमें कहीं भी काट छाट ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, मतलब लिखे पर लिखा ना हो, और हस्ताक्षर में कोई संशोधन नहीं हो। मसौदे की प्रथम टाइप प्रति ही प्रेस को भेजी जानी चाहिए। कार्बन प्रति या साइक्लो स्टाइल जो प्रति होती है वो नहीं भेजी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पब्लिश होनी है, वो गजट में पब्लिश होनी है। इसलिए जो फर्स्ट कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है, वो ही क्या होगी, जो हमारा अधिसूचना में जारी जारी होगी। इस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, कृत्य के रूप में किसी के अन्य के नहीं। देखिए, कृत्य क्या होता है, कई बार क्या होता है, ऑफिसर्स किसी अपने से सबॉर्डिनेट ऑफिसर को क्या कर देते हैं, अपने साइन करने के लिए ऑथराइज कर देते हैं। खासतौर से जो कम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही साइन करते हैं। तो लेकिन जो अधिसूचना है वो जो सक्षम अधिकारी है उसी के हस्ताक्षर से होगा, किसी अन्य कृत्य जो सबॉर्डिनेट है उनके साइन से नहीं हो पाएगा। हस्ताक्षर स्याही स्याही से होने चाहिए, मतलब प्रिंटेड या जो हमारे मुहर वाले होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल स्याही के होने चाहिए। अधिसूचना की प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति को छोड़कर दूसरी प्रतियों में प्रस्थांकन टाइप किया जाना चाहिए। क्या है, जो अधिसूचना जो हमारी है उसकी जो प्रेस को भेजी जाने वाली जो प्रति है उसको छोड़कर जो अन्य है उसमें हम प्रतिलिपियां करेंगे, जो प्रेस को भेजेंगे उसमें हम प्रतिलिपि नहीं करेंगे। लेकिन जिस अधिसूचना के द्वारा सांविधिक नियमों, आदेशों आदि की घोषणा की जाती है उसकी प्रतिलिपियों को अन्यत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सांविधिक नियम है, आदेश है, तो उनको कहीं अन्य हमें प्रतिलिपि करनी नहीं है। तो ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। एक बेसिक चीज देख लीजिए कि भारत का राजपत्र क्या होता है। भारत के, ये जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, ये आपसे भी पूछता है कि क्या उसकी विशेषताएं होंगी, क्या गुण होंगे, तो आप ये सब चीजें लिखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, जो सावधानियां हमें बरतनी है। अब देखिए, इसके बाद ये है, एक ब्रीफ देख लीजिए, भारत का राजपत्र क्या होता है। भारत के राजपत्र के 5 भाग होते हैं। दूसरा भाग भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। शेष भाग भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद से प्रकाशित होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे भाग में 4-4 खंड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राजपत्र में भाग होते हैं, भाग के अंदर क्या होते हैं, खंड होते हैं। चौथे और पांचवें भाग में क्रमशः गैर सरकारी व्यक्तियों एवं निकायों के विज्ञापन और जन्म एवं मृत्यु संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। कभी कभी आवश्यकता होने पर राजपत्र का असाधारण अंक भी प्रकाशित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि वैसे मंथली पब्लिकेशन होता है किसी भी गजेट का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए असाधारण अंक भी प्रकाशित किए जाते हैं। जब कोई सूचना इतनी तात्कालिक हो कि उसे अगले साधारण अंक के प्रकाशन तक न रोका जा सके या उसका औचित्य ही समाप्त हो जाए, तब अधिसूचना का असाधारण अंक प्रकाशित किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रकाशन मासिक रूप से होता है, मतलब मासिक रूप से होता है, लेकिन असाधारण सिचुएशन में असाधारण अंक प्रकाशित होता है। अब देखिए, हम कुछ नमूने, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हमारा है पदोन्नति संबंधी। क्या है कि एक गजेटेड ऑफिसर है, उनकी क्या है, प्रमोशन हुआ है, तो उसको हमें क्या करना है, गजेट में, अधिसूचना में, हमारा जो राजपत्र है उसमें पब्लिश कराना है। तो उसके लिए हम अधिसूचना कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे ऊपर भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनाथ। तो ये हमें लिखना ही लिखना है। तो ये हमने लिख लिया, भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनाथ। उसके बाद देखिए, हमने क्या लिखी, फाइल संख्या लिखी। ये हमारी फाइल संख्या आ गई, जिसमें देखिए 32014, ये जो हमारी फाइल संख्या है। उसके बाद जो विभाग या जो भारत सरकार का जो मंत्रालय भेज रहा है उसका नाम।
तो ये सब चीजें हमारी कहाँ पे आ गई, बिल्कुल सेंटर में आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आया हमारा, भेजने वाले का एड्रेस और दिनांक, ये हमारा दाईं तरफ आ गया, नीचे लिख दिया हमने, फॉर्मेट में भी देखा था। अब देखिए अधिसूचना हमने यहाँ पे लिखा, और हमने देखो क्या है, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव राजभाषा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति पर पे बैंड 03 में इतने ग्रेड पे के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से शहर से नियुक्ति करते हैं। तो अगर पदोन्नति से संबंधित अगर आएगी तो आपने यही लैंग्वेज वहां लिख के आनी है, चाहे आप इसे रट लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए। एग्जाम में यदि पदोन्नति संबंधी अधिसूचना लिखनी है तो उसका फॉर्मेट यही रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टेबल बनेगी, क्रम संख्या, नाम और नियुक्ति की तारीख। तो एक बार फिर से इस लैंग्वेज को आप देख लीजिए, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव राजभाषा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति पर पे बैंड 3 में इस पे ग्रेड पे के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से शहर से नियुक्ति करते हैं। तो ये हमारी टेबल बन गई। फिर यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर क ख ग निदेशक, यहाँ पे इनका जिन्होंने किया है ये हस्ताक्षर, नाम और पदनाम आ गया। फिर बाईं साइड में सेवा में प्रबंधक भारत सरकार मंत्रालय फरीदाबाद, जिसको हमने प्रिंट के लिए भेजना है, टाइप उसके लिए है ये। उसके बाद देखिए ये हमारा, इसमें हमने किसी को प्रतिलिपि नहीं करनी। तो ये देखिए हमारा क्या है, एक फॉर्मेट था जो हमने पदोन्नति के लिए यूज किया। अब इसके बाद हमारा देखिए दूसरा फॉर्मेट आ रहा है, किस चीज का है, शक्तियों का प्रत्यायोजन। मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी बॉडी को, किसी पोस्ट को क्या कर रहे हैं, कुछ शक्तियां दे रहे हैं। उसके लिए देखिए क्या है, सिंपल वही आएगा, पहले भारत का गजट असाधारण, देखिए यहाँ पे असाधारण आ गया। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम असाधारण गजट पब्लिश करते हैं। तो यदि साधारण होगा तो उसमें साधारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो नॉर्मल गजट है। लेकिन यदि हम असाधारण पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें असाधारण लिखा जाना क्या जरूरी है। तो भारत का गजट असाधारण भाग 2 खंड 3 में प्रकाशनार्थ भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तो हमने, ये ऊपर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना इसने फाइल नंबर नहीं लिखी, जो गलती है। तो आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल नंबर भी लिखना है, जो पत्रांक संख्या होती है, बेसिकली फाइल संख्या आएगी इसके नीचे। फिर ये हमारा पार्ट आएगा, फिर यहाँ पे हमारा जहां से भेजने और दिनांक, और फिर यहाँ पर अधिसूचना। ये अधिसूचना ऊपर नहीं नीचे होनी चाहिए थी, ये ऊपर होगी, और यहाँ पर फाइल संख्या और आएगा। फिर देखिए क्या है, सामान्य सेवा 801, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम 1997 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है। नामतः, देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन आपको यही लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी है। यह नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन अधिनियम 2003 माना जाएगा, इसका नाम होगा। ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है हर चीज में, कब से प्रभावी होंगे, जिस दिन गजट में पब्लिश होगा उस दिन से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1997 के नियम 9 में निम्नलिखित संशोधन होंगे। क्या है संशोधन, ये यहाँ पे इसमें संशोधन दिए हुए हैं, तो इसको आप एग्जाम में जो देगा उसके हिसाब से आपको करना है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर फाइल संख्या लिखी गई है, तो ये यहाँ पर भी लिखी जा सकती है, ऊपर भी लिखी जाएगी, दोनों जगह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल संख्या आई, उसके बाद देखिए हस्ताक्षर आया यहाँ पर, फिर नाम और पदनाम आया, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेवा में प्रबंधक भारत सरकार प्रेस, फिर यहाँ पे प्रतिलिपि। अब देखिए प्रतिलिपि से ऊपर भी फाइल संख्या आना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे फाइल संख्या, स्थान और दिनांक करेंगे, और प्रतिलिपि यहाँ पर लिखेंगे। जहां प्रतिलिपि करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, हस्ताक्षर जो अवर सचिव भारत सरकार। ये देखने की जरूरत है कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इसको जारी करने वाले अलग अधिकारी अलग हैं और प्रतिलिपि भेजने वाले अधिकारी अलग हैं। तो ये हमारे क्या थे, दो हमने क्या देखे, हमने मॉडल देखे अधिसूचना के लिखे जाने के लिए। अब देखिए, क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा कि अधिसूचना लिखे जाने के लिए विशिष्ट प्रकार की स्पेशल नॉलेज, स्पेशल टाइप की लैंग्वेज यूज करी जाती है। तो कुछ कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जो हम अधिसूचना में यूज करते हैं। देखिए क्या है, श्री को दिनांक से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये किसी को पद पर नियुक्त किया जा रहा है तो उस केस में यूज होने वाला सेंटेंस है, श्री को उनका नाम को कितनी दिनांक से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त किया जाता है। यह है नियुक्ति संबंधी है। उसके बाद अगला देखिए, भारतीय पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश संवर्ग के श्री को राष्ट्रपति दिनांक
इतने से अगले आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर केंद्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में नियुक्त करते हैं। ये भी सेंटेंस क्या है, नियुक्त संबंधी है। इन्हें आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये सेंटेंसेस ही हमें एग्जाम में लिखने हैं। फिर देखिए, रेल जनसंपर्क कार्यालय नई दिल्ली के स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री को दिनांक से उनके पद पर स्थायी किया जाता है। ये स्थायीकरण के लिए है। फिर देखिए, प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव श्री को सेवाएं दिनांक से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाती हैं। ये वो जो ट्रेनिंग के बाद वापस आए हैं तो उनके लिए है। मुंबई के वस्त्र आयुक्त कार्यालय में के उपनिदेशक डिजाइन श्री को का त्यागपत्र राष्ट्रपति इतनी दिनांक से स्वीकार करते हैं। ये क्या है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाला हमारा एक सेंटेंस है। उसके बाद देखिए, कुछ हमारे पर्टिकुलर स्पेशलाइज जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी समझ कर डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए क्या है, सहायक शब्दावली में देखिए अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन, सरनामा हेडिंग, भारत का राजपत्र गजेट ऑफ इंडिया, स्थानापन्न मतलब ऑफिसिएटिंग, सांविधिक नियम स्टेट्यूटरी रूल्स, कार्मिक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन, उसके बाद शीर्ष हेड मतलब जो टॉप है, फिर महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल, संबोधन सैल्यूटेशन, खजाना अधिकारी ट्रेजरी ऑफिसर, अधोलेख मतलब सब्सक्रिप्शन, अतिरिक्त प्रतियां एडिशनल कॉपीज, निर्देश देना टू डायरेक्ट, उप पुलिस महानिरीक्षक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आंकड़े फिगर, वस्त्र उपायुक्त। तो ये बेसिकली कलेवर कंटेंट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्पेशलाइज जो हमें क्या करना है, अधिसूचना में यूज किए जाते हैं। तो अधिसूचना के बारे में ध्यान देने वाली जो बात है वो ये क्या होती है, गजट में पब्लिश होती है। विशेषकर जो हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं या कोई शक्तियां देने की या कोई स्टैट्यूटरी रूल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। एक लेवल से नीचे के अधिकारी से नहीं पब्लिश कर सकते। इसमें कुछ स्पेशलाइज सेंटेंसेस यूज होते हैं, स्पेशलाइज लैंग्वेज यूज होती है, वो देखनी है हमें। असाधारण भी कई बार क्या होता है, गजट पब्लिश हो सकता है, तो इसके फॉर्मेट को भी आप ध्यान में रखें। फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा कि कम से कम 4 से 5 अधिसूचना एग्जाम से पहले लिख के जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इन चीजों को अच्छा किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप में एक इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हमारा प्रारूप होता है अधिसूचना, उसके बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि अधिसूचना क्या होती है, क्योंकि जो राजपत्र में जब पब्लिश होने के लिए जिस पत्राचार के प्रारूप का यूज किया जाता है वो अधिसूचना होती है। तो हमने देखा अधिसूचना क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज है, उसके हमने फॉर्मेट्स देखे। जो फॉर्मेट है वो हमेशा बॉक्स में बंद करके बनाया जाएगा एग्जाम में। उसके बाद हमने कुछ नमूने देखे अधिसूचना के, और कुछ हमने लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी कि किस तरीके की लैंग्वेज अधिसूचना में यूज करी जाती है। तो कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप में अधिसूचना एक इम्पोर्टेंट हमारा प्रारूप है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं आपको अधिसूचना को कैसे लिखा जाता है उसमें हेल्प मिलेगी। और लेकिन अल्टीमेटली मैं आपसे फिर कहूंगा कि फायदा आपको तभी है जब आप इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। अधिसूचना कम से कम 4 से 5 अधिसूचनाएं लिख लें, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। और कुछ ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।